अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के बारे में। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस क्या होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमने जो था वो उसका प्रिंसिपल देखा था और उसमें जो था वो हमने DTA कर्व ऑफ सल्फर और DTA कर्व ऑफ मैग्नीज कार्बोनेट जो था वो डिस्कस किया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे DTA की, ये किस तरह से जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है DTA की, और फिर डिफरेंट जो फैक्टर्स हम कहते हैं कि DTA को इफेक्ट कर सकते हैं, हम आज वो देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ DTA, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले मैं इसकी इंस्ट्रूमेंट को जो है वो ड्रॉ कर लूँ कि क्या होता है। उसके बाद हम वन बाय वन डिफरेंट पार्ट्स का रोल देखेंगे कि क्या क्या किस तरह से कौन सा पार्ट अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये बेसिक इसकी ब्लॉक डायग्राम है। अब अगर मैं इसको थोड़ा लेबल कर दूं तो यहाँ पे हमारा सैंपल है जो हम अपना प्लेस करेंगे। यहाँ पे हमारा रेफरेंस मटेरियल, ये हमारा फर्नेस, वहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर कंट्रोल, एटमॉस्फेयर कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर रिकॉर्डर, ठीक है, और ये हमारा रिकॉर्डर, TS और TR, ये हमारे TS एंड TR यानी कि ये हमारे क्या हैं, थर्मोकपल्स हैं। बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो ये है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की, ठीक है, जिसमें हमने क्या स्टडी किया था कि हमने कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है और टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि सैंपल के टेम्परेचर के चेंज होने से सैंपल के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं वो चेंजेस जो है वो क्या करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं, और हमारे पास जो है वो रिकॉर्डर क्या करता है, DTA कर्व की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट जो है वो शो करता है। और उससे जो हमारे पास DTA कर्व्स आते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि आइदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखे थे किस टाइप्स के होते हैं, और हमने एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखे थे कि कौन कौन से होते हैं। फर्नेस का क्या काम है, फर्नेस का बेसिकली काम आपको जैसे कि पता है कि जो भी हमारा जो टेम्परेचर, जो भी हम टेम्परेचर की रेंज यूज़ करना चाह रहे हैं, फर्नेस जो है हमें वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। एटमॉस्फेयर कंट्रोल का बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो हमें एटमॉस्फेयर हमने कौन सा प्रोवाइड करना है अपने सैंपल के अकॉर्डिंगली। अगर हम कोई एयर यूज़ कर रहे हैं या कोई हम इनर्ट गैस यूज़ कर रहे हैं या कोई हम कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी
डिपेंड करता है कि हमारा जो सैंपल है वो किस टाइप का सैंपल यूज़ करें, उसके लिए हमने जो है वो कौन सा एटमॉस्फेयर यूज़ करना है। तो एटमॉस्फेयर कंट्रोल का काम क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, TR और TS थर्मोकपल्स हैं, जो कि क्या हैं, हमारे रेफरेंस मटेरियल और हमारे सैंपल मटेरियल के साथ अटैच है। थर्मोकपल्स का क्या काम होता है कि अगर इनके अंदर कोई भी चेंजेस या वेरिएशंस आती हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से, तो उसको क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्डर के साथ अटैच है, और जहाँ पे रिकॉर्डर हमें जो है वो DTA कर्व की फॉर्म में उनको इंडिकेट कर देता है। एम्पलीफायर का बेसिकली क्या मकसद होता है कि एम्पलीफायर जो भी हमारे पास सिग्नल आते हैं उन सिग्नल्स को जो है वो एम्पलीफाई करके यहाँ पे रिकॉर्डर में जो है वो हमारे पास सेंड करता है। अब यहाँ पे फर्नेस है, फर्नेस का काम है टेम्परेचर प्रोवाइड करना। जो टेम्परेचर के लिए रेंज यूज़ की जाती है वो आपको भी वैसे भी पता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रेंज यूज़ की जाती है। फर्नेस एटमॉस्फेयर हम अपने अकॉर्डिंगली सैंपल के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एटमॉस्फेयर हमने सेलेक्ट करना है। टेम्परेचर थर्मोकपल्स हैं वो चेंज इन जो भी चेंजेस आ रही होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हमारे सैंपल के अंदर उनको रिकॉर्ड करते हैं और उनको जो है चेंजेस को जो है सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और जो रिकॉर्डर होता है वो उसको हमें DTA कर्व की फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास दो केसेस आ सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि डेल्टा T जो है वो, हमने जो ग्राफ डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि अगर डेल्टा T जो है वो, इफ डेल्टा T is positive, हाँ, अगर इफ डेल्टा T इज पॉजिटिव, और डेल्टा T पॉजिटिव की कब होगा, जब हम कहेंगे कि हमारे सैंपल का टेम्परेचर ग्रेटर होगा हमारे रेफरेंस के टेम्परेचर से, और हमारे पास जो ग्राफ आएगा, जो भी हमारे पास DTA कर्व आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, कर्व विल बी एग्जिबिट एन एक्सोथर्म, कर्व विल बी एग्जिबिट एक्सोथर्म। और सेकंड केस जो, क्योंकि थर्मोकपल्स होता है वो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डिटेक्ट करेगा। अगर हमारे पास डेल्टा T इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या कि हमारा जो रेफरेंस मटेरियल है उसका टेम्परेचर ग्रेटर होगा हमारा सैंपल टेम्परेचर से, और ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन आया या कौन सी चेंजेस आई हैं, वो ये एंडोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास रिकॉर्डर होता है ये इन चीज़ों को इंडिकेट करता रहता है। द सैंपल एंड द रेफरेंस आर प्लेस सिमेट्रिकली इन द रेफरेंस मटेरियल में हम प्लेस करते हैं। फर्नेस इज कंट्रोल अंडर अ टेम्परेचर प्रोग्राम एंड द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल एंड द रेफरेंस आर चेंज। ठीक है, फर्नेस का काम क्या होता है कि जो भी हमारा जो सैंपल और रेफरेंस है उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करना। जैसे ही हम कहते हैं कि रिएक्शन कोई भी स्टार्ट होना शुरू होता है, कोई भी चेंजेस आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो सैंपल का टेम्परेचर वेरिएट करता है। जो भी सैंपल के टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से क्या होता है, उसके मासेस के अंदर या उसकी कंपोजिशन के अंदर जो भी चेंजेस आती है वो थर्मोकपल डिटेक्ट करेगा और हमारे पास जो है वो DTA कर्व की फॉर्म में आ जाता है। और जो एटमॉस्फेयर कंट्रोल है उसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हमने एयर कौन सी रखनी है या गैसियस कौन सी मटेरियल सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपनी एटमॉस्फेयर कंट्रोल के ज़रिए जो है हम अपना एटमॉस्फेयर कंट्रोल करते हैं। मेन इसके ये पार्ट थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आते हैं रिकॉर्डर हमारे पास रिकॉर्ड करता है, वो हमें क्या करता है, रिजल्ट्स डिस्प्ले करता है। जो रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं, आइदर एक्सोथर्मिक ही हो रहा है या सिर्फ एंडोथर्मिक हो रहा है या सिर्फ एक्सोथर्मिक ही हो रहे हैं या सिर्फ एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डर के अंदर DTA कर्व आते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, DTA कर्व को इफेक्ट करते हैं। लास्ट में जब हमने TG के फैक्टर्स डिस्कस किए थे, तो TG के फैक्टर्स जो इफेक्ट करते थे TG कर्व को, वो हमने डिस्कस किए थे। उसमें भी हमने दो टाइप्स के फैक्टर्स देखे थे। तो आज का जो हमारे पास फैक्टर्स हैं हम वो देखेंगे कि DTA कर्व को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट्स द DTA कर्व। ठीक है, सेम उसी तरह जो लास्ट में हमने डिस्कस किए थे पिछली दफ़ा TGA के लिए, कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स और सेकंड होते हैं वो हमारे पास सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
यही दो टाइप्स के सैम्पल फैक्टर्स जो थे वो हमने लास्ट में भी डिस्कस किए थे। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, हमने कहा था कि वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और जो हमारे टीजी कर्व को डीटीए कर्व को जो है वो इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर हैं, जिसमें फर्स्ट वन आ जाता है हमारा फर्नेस का एटमॉस्फेयर, कि आपके फर्नेस का एटमॉस्फेयर कैसा है। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट फैक्टर इसमें इंस्ट्रूमेंटल में आ जाता है वो है फर्नेस एटमॉस्फेयर। टीजी कर्व के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि हमने कहा था कि फर्नेस एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, कि फर्नेस के एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो कौन सी गैस मौजूद है, आइदर आप कोई एयर को ही यूज़ कर रहे हैं एज एटमॉस्फेयर, या कोई और हमने जो है वो स्पेशल टाइप की कोई गैस जो है वो हमने अकॉर्डिंग टू अपने केमिकल रिएक्शन या जो भी चेंजेस होनी है उनके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो उसको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो क्या करता है, जो भी हमारे पास डीटीए कर्व आता है, अगर हम एटमॉस्फेयर को चेंज करते हैं तो उस लिहाज से हमारा क्या होता है, जो भी कर्व की शेप होती है वो चेंज होती है। द गैसियस एटमॉस्फेयर मे रिएक्ट विद सैंपल एंड एज अ रिजल्ट एक्स्ट्रा पीक्स आर एक्सपेक्टेड इन द डीटीए कर्व ऑफ द सैंपल। फॉर एग्जांपल द डीटीए कर्व ऑफ, अगर यहाँ पे मैं दो डीटीए कर्व बताऊँ आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का, ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्सलेट का अगर हम डीटीए कर्व दो डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो वो किस तरह से उनकी हमारे पास शेप आती है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाती हूँ कैल्शियम ऑक्सलेट का डीटीए कर्व टू डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स के अंदर, जो एक हमारे पास आता है इस टाइप का है, और जो दूसरा हमारे पास है वो हमारे पास कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, किसका है ये, डीटीए कर्व ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। अब यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारा की रेंज जो है वो सॉरी क्योंकि दो के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा डेल्टा टी जो है वो 0 है, यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो 0 है, और ये वाली जो पीक्स, तीनों भी पीक्स, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हमारे पास क्या आएंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पीक्स आती है मतलब ऊपर की तरफ आती है तो इट्स मीन हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, और अगर हमारे पास पीक्स नीचे की तरफ आती हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ये हमारे पास जो है वो इन एयर है, और ये हमारे पास इन कार्बन डाइऑक्साइड है, इन एयर ए जो हमारे पास है, और बी जो हमारे पास ग्राफ आया हुआ वो इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या है, फर्नेस एटमॉस्फेयर चेंज है, और ये दोनों के दोनों जो हमारे पास कर्व्स हैं, डीटीए कर्व्स हैं, वो किसके लिए है, कैल्शियम ऑक्सलेट के लिए जो है वो ये दोनों के दोनों हमारे पास CaC2O4.H2, ठीक है, H2O। दोनों के दोनों कर्व किसके हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट्स के हैं। डिफरेंस दोनों कर्व के अंदर आप देख सकते हैं, अगर हम एयर को एज एन एटमॉस्फेयर, फर्नेस एटमॉस्फेयर के तौर पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट का जो डीटीए कर्व आएगा वो ये आएगा, जिसमें दो पीक्स हमारे पास एक्सोथर्मिक आती हैं, एंडोथर्मिक आती हैं, और एक पीक हमारे पास एक्सोथर्मिक आती है। और अगर मैं कैल्शियम ऑक्सलेट का ही डीटीए कर्व जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर अगर मैं उसको जो है वो रिकॉर्ड करवाती हूँ तो मेरे पास जो तीनों पीक्स आती हैं वो एंडोथर्मिक पीक्स आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है, इट्स मीन हमारे पास क्या होता है कि जो डीटीए कर्व होती है उसका जो शेप है वो इफेक्ट करती है। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो तीनों रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक हो रहे हैं, लेकिन अगर क्या हो रहा है कि अगर हम एटमॉस्फेयर चेंज करते हैं, एयर प्रेजेंस मौजूद है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकंड पीक हमारे पास आती है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो इवॉल्व होती है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, तो उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारे पास सेकंड पीक आती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पीक आती है, जो ये इंडिकेट करती है कि कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे अगर कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से एक्सोथर्मिक पीक आती है। अब फर्नेस एटमॉस्फेयर क्या करता है, इट्स मीन डीटीए कर्व की शेप को इफेक्ट करता है कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो उससे क्या हो सकता है, हमारा जो भी सैंपल है हम जिसको भी एनालाइज कर रहे हैं उसकी शेप जो है वो इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है जो हम देखते हैं फर्नेस एटमॉस्फेयर, सेकंड जो चीज़ आती है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर के अंदर वो है सैंपल होल्डर, कि आपका जो है वो सैंपल होल्डर कैसा होना चाहिए, किस तरह का सैंपल होल्डर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सैंपल होल्डर्स होते हैं जो कि अवेलेबल हैं। सेकंड जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है सैंपल
होल्डर। सैंपल होल्डर का मतलब क्या है कि आपका सैंपल होल्डर जो है वो किस तरह का होना चाहिए, ग्लास का है या फिर सिरामिक का है, या समटाइम्स मेटेलिक पेन्स आर आल्सो यूज। सैंपल होल्डर्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल सैंपल होल्डर्स मेड अप ऑफ ग्लास, सिरामिक एंड समटाइम मेटेलिक पेन्स आर आल्सो यूज। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सैंपल होल्डर्स होते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, वो हम अपने सैंपल्स के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं और उस चीज़ के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं कि हमारा सैंपल के अंदर जो है वो कौन कौन सी चेंजेस, पॉसिबल चेंजेस जो है वो होनी है। नॉर्मली क्या होता है कि इफ़ द सैंपल होल्डर्स आर मेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, अगर हम कोई ऐसा सैंपल होल्डर यूज़ कर रहे हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, लाइक अगर हम किसी मेटल का बना हुआ यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास शार्प एक्सोथर्मिक पीक्स आती हैं और फ्लैट एंडोथर्मिक पीक्स आती हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा हम यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा हमारा जो सैंपल होल्डर है जो कि क्या है, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी का है, तो उसकी वजह से हम लाइक सेरामिक का अगर बना हुआ है तो उसके लिए हमारे पास क्या आएंगी, फ्लैट एक्सोथर्मिक पीक्स आएंगी और शार्प एंडोथर्मिक पीक्स आएंगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो सैंपल है उसके अंदर कौन से रिएक्शंस होने, आइदर एक्सोथर्मिक पॉसिबिलिटीज़ हैं या एंडोथर्मिक पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सैंपल होल्डर का आपने क्या साइज़ रखना है या कौन सी शेप रखनी है, कौन सी किस मटेरियल का आपने जो है वो यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है हमारे सैंपल के ऊपर। तो सैंपल होल्डर किस चीज़ के हो सकते हैं, सिरामिक्स के हो सकते हैं या फिर मटेरियल, सिरामिक मटेरियल हो सकता है या फिर मेटेलिक हो सकता है या फिर हम कोई ग्लास का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो है थर्मोकपल्स। थर्मोकपल जो है वो हमें पता है कि क्या होते हैं, जो भी चेंजेस आती हैं मास के अंदर उनको रिकॉर्ड करते हैं। थर्मोकपल्स जो है वो भी क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी सैंपल है उसके जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं, डीटीए कर्व्स आ रहे हैं, उनको इफेक्ट कर सकते हैं। थर्मोकपल मोस्ट डीटीए इंस्ट्रूमेंट्स हैव अरेंजमेंट दैट सैंपल्स एंड रेफरेंस कंटेनर्स आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स का काम क्या होता है कि हम चेंजेस जो होती हैं उनको रिकॉर्ड करना। अब क्या है, थर्मोकपल्स का हमने टीजी में भी डिस्कस किया था कि थर्मोकपल्स की स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं कि हमने थर्मोकपल्स को कहाँ पे प्लेस करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। जो हम डीटीए कर्व्स के अंदर यूज़ करते हैं, डीटीए इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, वो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे थर्मोकपल्स जो हैं, जो भी हमारा सैंपल और रेफरेंस का कंटेनर होता है उसके साथ कांटेक्ट में होते हैं, ताकि क्या हो सके कि जो भी स्मॉल चेंजेस आती हैं मास के अंदर टेम्परेचर की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर्स, उनको क्या किया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके। तो थर्मोकपल्स के अंदर क्या होता है, अगर हम थर्मोकपल्स को जो है वो डायरेक्ट सैंपल के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रखते तो हो सकता है कि जो भी हमारे पास स्मॉल वेरिएशन आनी है, चेंजेस की मासेस के अंदर चेंजेस आनी है, कंपोजिशन के अंदर चेंजेस आनी है या फिर टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस आ रही है, थर्मोकपल्स जो है वो उनको डिटेक्ट ना कर सकें। तो इसीलिए क्या होता है कि डीटीए के अंदर जो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो स्मॉल चेंजेस को डिटेक्ट नहीं करेगा, जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रही है, तो हमारे पास ऑब्वियसली वो पीक्स नहीं आएंगे। तो थर्मोकपल्स की पोजीशन नॉर्मली डीटीए इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये होती है कि हम अपने सैंपल के कंटेनर के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में रखते हैं थर्मोकपल्स को, ताकि जो भी स्मॉल चेंजेस भी आती हैं टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर के अंदर, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकें। नेक्स्ट आता है फर्नेस करेक्टरिस्टिक्स। फर्नेस करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है कि फर्नेस जो है वो आपने कौन सी यूज़ करनी है, किस टेम्परेचर की रेंज की यूज़ करनी है। ठीक है, फर्नेस की करेक्टरिस्टिक्स के कितनी टेम्परेचर की जो है वो आपने फर्नेस जो है वो यूज़ करनी है, साइज़ कौन सा आपकी फर्नेस का होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपना फर्नेस का सेलेक्ट करते हैं। थर्मल रिजाइम या फिर जिसको हम हीटिंग रेट कहते हैं कि आपका जो फर्नेस है उसका आपका हीटिंग रेट, क्योंकि फर्नेस के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा हीटिंग रेट होता है फर्नेस का। ठीक है, हीटिंग रेट जो नॉर्मली रखते हैं वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस पर मिनट जो है वो हीटिंग रेट रखते हैं। और नॉर्मली जो है वो डीटीई के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस पर मिनट हीटिंग रेट जो है वो यूज़ किया जाता है, ताकि क्या कर सकें कि जो भी स्मॉल वेरिएशन होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उनको रिकॉर्ड किया जा सके। रिकॉर्डर स्पीड इज केप्ट ऑप्टिमम। रिकॉर्डर नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है थर्मल इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर, वो है रिकॉर्डर की स्पीड आपने कितनी रखनी है, वो हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम स्पीड जो है वो यूज़ करते हैं रिकॉर्डर की, ताकि क्या हो सके कि जो भी हमारे पास पीक्स आ रही हैं डीटीए कर्व की, वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो सके। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फिर हम जिनको अपने फर्नेस करेक्टरिस्टिक्स या फिर हम अपने जो है वो फर्नेस एटमॉस्फेयर से रिलेटेड करते हैं कि कौन कौन से हमने स्टैटिक कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है या फिर हमने कोई डायनामिक गैशियस एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि जो हमारे फर्नेस का एटमॉस्फेयर है, अगर मैं यहीं पर मैंशन कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है कि आपने जो अपने फर्नेस का एटमॉस्फेयर है वो आपने आइदर जो है वो डायनामिक मतलब कि एक चेंज करना है या फिर आपने स्टैटिक कोई एक स्पेसिफिक
गैस का ही जो है आपने रखना है, वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर या फिर हमारे फर्नेस एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है सेकेंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है सैम्पल करेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे DTA कर्व को इफेक्ट करते हैं। सैम्पल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं कि पार्टिकल साइज़ कितना है, थर्मल कंडक्टिविटी हमारा जो सैंपल है उसकी कितनी है, हीट कैपेसिटी, डेंसिटी कितनी है, अमाउंट ऑफ सैंपल हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हमने अपना सैंपल जो है प्लेस किया है, उसकी जो है कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी वगैरह, ये चीज़ें होती हैं। तो सैंपल करेक्टरिस्टिक्स में हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ द सैंपल, कि आपने जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ द सैंपल प्लेस करनी है। नॉर्मली हमने लास्ट में भी जब TG में डिस्कस किया था, क्योंकि ये सारी के सारी थर्मल मेथड्स हैं, तो इनको हम फैक्टर्स को रिलेट कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सैंपल जो है बहुत कम अमाउंट में प्लेस करते हैं, ताकि क्या हो सके कि जो भी हीट ट्रांसफर होनी है वो ऑल दी पार्ट्स के अंदर जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो सके। अगर हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर जो है वो सैंपल प्लेस करेंगे तो वो एक यूनिफॉर्म हीटिंग जो ट्रांसफर होनी है वो इफेक्ट होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली अमाउंट ऑफ सैंपल मिलीग्राम्स में यूज़ करते हैं, बहुत माइन्यूट अमाउंट के अंदर मिलीग्राम्स में हम अपना सैंपल जो है प्लेस करते हैं। और पाउडर मिलीग्राम ऑफ पाउडर्ड सैंपल लेते हैं हम और मिलीग्राम में प्लेस करते हैं। पार्टिकल साइज स्मॉल एंड यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होना चाहिए। सेकेंड फैक्टर कौन सा हो सकता है, पार्टिकल साइज, जो कि क्या करेगा, हमारे DTA कर्व को इफेक्ट करता है। पार्टिकल साइज को कौन सा होना चाहिए आपका, स्मॉल एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर स्मॉल होगा तो जितना ज़्यादा हम कहते हैं कि सरफेस एरिया एक्सपोज होगा, हीट ट्रांसफर उतना ज़्यादा अच्छा यूनिफॉर्मली हो सकेगा। जितने ज़्यादा यूनिफॉर्म हमारे पास केमिकल्स पार्टिकल साइज होगा, उतने ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उसकी डिकम्पोजिशन या जो भी चेंजेस आनी है या जो भी हीट का ट्रांसफर होना है वो इक्वली होगा। हमारे पास जो है वो रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर हम कहते हैं हम लार्ज साइज़ के सैंपल पार्टिकल्स रखते हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म रखते हैं। इसके अलावा सैंपल पैकिंग सैम्पल पैकिंग मीन्स कि आपका जो सैंपल है वो कैसा है, कॉम्पैक्ट पैकिंग है या लूज पैकिंग है, फाइनली आपने पैक किया है या नहीं किया, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट करती है। अगर हमारा जो है वो सैंपल लूजली पैक्ड होगा, कॉम्पैक्टली पैक नहीं होगा, लूजली पैक्ड होगा, तो हम क्या कहेंगे कि हीट का ट्रांसफर होने में जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने जो सैंपल की पैकिंग होती है उसको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंगली करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइल्यूएंट यूज्ड, कि आपने जो है वो कौन सा टाइप का डाइल्यूएंट जो है वो अपने सैंपल के अंदर यूज़ किया है। ये चीज़ें जो है वो हमारे DTA कर्व को इफेक्ट करती है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द सैंपल आ जाता है। इसके अलावा स्वेलिंग और श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी आ जाती है, हमारे सैंपल की हीट कैपेसिटी इफेक्ट करती है कि हमारे सैंपल की हीट कैपेसिटी क्या है। इसके अलावा क्या कर सकती है, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स क्या क्या, वो हमारे सैंपल होल्डर के साथ जो है वो रिएक्ट ना करे, या जो सैंपल का मटेरियल है उसके साथ रिएक्ट ना करे, या कोई इस तरह का प्रोडक्ट ना बने कि जो हमारे क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो उसके साथ जो है वो इफेक्ट करके हमारा जो DTA कर्व है उसको इफेक्ट ना करे। तो ये क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स होते हैं, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे DTA कर्व को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी लिमिटेशंस या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम इसके देखेंगे कि DTA कर्व्स के कौन कौन से लिमिटेशंस हैं या फिर कौन कौन से इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस मीन्स कि इसकी लिमिटेशंस भी हम कह सकते हैं कि क्या क्या हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट हम इसका एडवांटेज देखते हैं वो क्या है, इसका एडवांटेज मैं आपको बताती हूँ। इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर
पे जो भी है हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं. इंस्ट्रूमेंट कैन यूज़ एट हाई टेम्परेचर, मतलब अगर हमारे कोई ऐसा सैंपल है जो हाई टेम्परेचर पे जाके जिसके अंदर कोई भी पॉसिबल चेंजेस आनी है जो कि हमने स्टडी करनी है, तो हम DTA को हाई टेम्परेचर रेंजेस पे यूज़ कर सकते हैं. वेरी सेंसिटिव है. और जो थर्ड इसकी एडवांटेज है वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन और रिएक्शन टेम्परेचर कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड. ट्रांजिशन और रिएक्शन टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन मीन्स उसकी सॉलिड स्टेट से के अंदर कोई ट्रांजिशन होने, करेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन. Characteristics transitions or reaction temperature can be accurately determined. डिसएडवांटेजेस, जो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, अनसर्टेनिटी ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन ट्रांजिशन और रिएक्शन एस्टिमेशन इज़ 20 to 50%. मतलब क्या कि हीट ऑफ फ्यूजन को जो मेजर करता है या ट्रांजिशन और रिएक्शन एस्टिमेशन जो होती है उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है 20 to 50% हो सकती है. क्या है अनसर्टेनिटी of heat of fuel ट्रांजिशन और रिएक्शन एस्टिमेशन, ट्रांजिशन और एस्टिमेशन रिएक्शन इज 20 to 50%. ठीक है. सेकेंड जो इसकी लिमिटेशन होती है हीट वेरिएशन बिटवीन सैंपल. अच्छा, इसके अलावा डेल्टा टी इज नॉट सो एक्यूरेट. स्मॉल चेंजेस इन डेल्टा टी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड क्वान्टिफाइड. जो बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंजेस आती हैं डेल्टा टी के अंदर वो be determined and quantified, cannot be and quantified. ठीक है. तो ये जो दो मेन इसकी क्या है लिमिटेशंस हैं जो कि क्या करती हैं, इसको इफ़ेक्ट करती हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है वो हम DTA को यूज़ करेंगे. बल्कि हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, कि किस तरह से जो है वो हमारे पास कर्व आता है किसी भी कंपाउंड का और हम उससे को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं. देन एट द एंड जो है वो हम देखेंगे एग्जांपल, मतलब मीन्स मेरा कहने का है कि हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. उसके बाद जो है वो फिर हम इसकी फर्दर एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है वो DTA डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस को जो है वो हम यूज़ करते हैं. तो इसकी जो एग्जांपल है हम वो पहले ड्रॉ करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है वो DTA कब से हमें एग्जाम्पल से हमें क्लियर होता है. कैल्शियम ऑक्सलेट की है हमारे पास. मैं ग्राफ अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, कैल्शियम ऑक्सलेट. ठीक. डाटा इंटरप्रिटेशन मींस कि आपके पास कोई भी DTA कर्व आता है तो आपको किस तरह से या क्या क्या इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है. तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो कुछ इस तरह का जो है वो हमारे पास DTA कर्व आता है. ठीक है. किस चीज़ का DTA कर्व है ये,
कैल्शियम ऑक्सलेट का। यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो 0 होगा। यहाँ पे जो हमारे पास होंगे एक्सोथर्म, और पॉजिटिव मीन्स क्या कि हीट रिलीज हो रही है, और इस साइड पे जो पीक्स आएंगे वो है हमारे पास एंडोथर्म। ठीक है, मीन्स क्या कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। 3 टाइप्स के यहाँ पे मतलब क्या है, 3 स्टेप्स रिएक्शंस होंगे जो हमारे पास पीक्स आ रही हैं। फर्स्ट हमारे पास ये पीक है ए, सेकेंड हमारे पास ये पीक बी, और थर्ड हमारे पास क्या आ रही है सी पीक। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखती हूँ कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि हम कैल्शियम ऑक्सलेट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्सलेट की जो है वो डिहाइड्रेशन हो रही है। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास पीक आती है वो किस वजह से है, CaC2O4.H2 है, मोनोहाइड्रेट है। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा इसकी क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी, जो कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 100 से 200 के दरमियान होगी। यहाँ पे हमारे पास 100, फर्स्ट पीक हमारे पास 200, देन हमारे पास 300, 400 और 500 के 400, और ये हमारे पास 500, देन हमारे पास 600, 700, 800, और ये हमारे पास 900 एंड देन 1000 ऑनवर्ड आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारा टेम्परेचर है, जो कि हम किस में लेते हैं, इंटू डिग्री सेल्सियस में। और इस साइड पे जो क्या है वो हमारे पास डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो भी आता है उसके साथ साथ जो हमारे पास है। अब फर्स्ट में क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्सलेट को हम देख रहे हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट की फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होती है, डिहाइड्रेशन होगी, जो कि हमारे पास कहाँ पे 100 से 200 के दरमियान हो रही है। ठीक है, 200 अगर मैं थोड़ा सा इस साइड पे जो है वो 200 कर दूँ, पीक को जो है थोड़ा सा एडजस्ट करूँ ताकि आपको क्लियर हो कि 200 तक की रेंज में ही जो है हमारे पास पीक आ रही है। तो फर्स्ट में स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास कैल्शियम और जो हमारे पास ऑक्सलेट है उसकी क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है। CaC2O4 प्लस H2O जो है हमारे पास इवॉल्व हुआ, मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन का स्टेप हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, जो नेक्स्ट हमारे पास बी पीक आ रही है वो उसमें क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो था वो क्या होता है, मज़ीद फर्दर उसका CaC2O4 क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा वो हमारे पास ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास हमने कौन सा ये है, एयर जो है वो एज एन एटमॉस्फेयर हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एयर के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन मौजूद है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कॉज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अंदर कौन से एटमॉस्फेयर यूज़ करें, एयर एटमॉस्फेयर यूज़ करें, तो एयर एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो इसके साथ रिएक्ट करेगी, एज अ रिजल्ट क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी साथ में उसकी, क्योंकि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हुआ है किसकी वजह से, कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन थी, ये हमारे पास एयर जो हम एटमॉस्फेयर यूज़ कर रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसने जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट करके क्या किया है, ऑक्सीडेशन की है, और हमारे पास एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हुई, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ है, जो सेकेंड पीक हमारे पास आती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट जो है वो फर्दर थर्ड स्टेप होगा, उसमें क्या होगा, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा। जो थर्ड पीक आती है वो है कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकिंग की वजह से, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है। तो ये हमारे पास क्या आता है बेसिकली, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थर्ड पीक जो है वो इसकी वजह से आती है, और जो कि क्या है एक एंडोथर्मिक, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो थर्ड जो पीक हमारे पास आती है वो भी हमारे पास एंडोथर्मिक पीक आती है। तो ये बेसिकली TTA कर्व है कैल्शियम ऑक्सलेट का, जिससे हमें जो है वो बहुत क्लियर कट पता चल रहा है कि कौन कौन से स्टेप हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप जो था वो डिहाइड्रेशन का हुआ, जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन था। सेकंड स्टेप जो था वो ऑक्सीडेशन का हुआ, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। थर्ड स्टेप देन फिर दोबारा से डीकम्पोजिशन, जिसमें हम कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो अगेन से क्या है, एक डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास एक और जो थर्ड एंडोथर्मिक पीक जो है वो ऑब्जर्व होती है। इसके अलावा एक और जो हमारे पास TTA कर्व है वो है मैंगनीज हाइपोफॉस्फेट मोनोहाइड्रेट का, जो कि मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगी।
तो उसको जो है वो आप लोग खुद से डिस्कस कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ DTA। DTA को जो है वो कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वो है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंस की क्वांटिटेटिवली एस्टिमेशन करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। डिफरेंट जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका थर्मल बिहेवियर, लाइक जैसे सिलिकेट्स हैं, फेराइड्स हैं, क्ले हैं या ऑक्साइड है, सिरामिक्स एंड ग्लासेस हैं, उनका थर्मल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस यूज़ करते हैं। स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक हमारे पास सब्सटेंसेस है, उनका हमने मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है या बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है या हमने डीकम्पोजिशन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके स्टडी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। स्टडी ऑफ नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की स्टेबिलिटी को देखने के लिए कौन कौन सी पॉसिबल चेंजेस जो हैं वो आती हैं, कौन कौन सी कैरेक्टराइजेशन करने के लिए जो है हम क्या करते हैं DTA को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैंपल के ऊपर जो है वो हीट किस तरह से इफेक्ट करते हैं वो स्टडी करने के लिए इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसफॉर्मेशन फियन के बारे में देता है। यूज टू स्टडी थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारी इसकी एप्लीकेशंस थी जो कि आज हमने डिस्कस की। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ DTA का। नेक्स्ट जो है हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।